नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। मुजफ्फरपुर की कुर्नी, मोकामा और गोपालगंज सीट। और इन 3 सीटों पर जिन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं वो तीनों सीट हॉट सीट मानी जा रही है। और इस बार जो विधानसभा उपचुनाव का दंगल होगा वो और भी मजेदार होने वाला है और इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो कितना मजेदार ये दंगल होगा और समीकरण क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि इस उपचुनाव में मुकेश सहनी, इस उपचुनाव में आरसीपी सिंह और इस उपचुनाव में चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी और कितना असर डाल पाएंगे, और ये तीनों नेता कोई फैक्टर हैं या नहीं है इस उपचुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज विंग के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर मौजूद हैं। मुकेश सहनी से शुरू करते हैं सर। हमारी फेरिस्त में आज 3 नाम हैं, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह। मुकेश सहनी क्या कोई फैक्टर हैं इस उपचुनाव में? खेल बनाएंगे, खेल बिगाड़ेंगे? क्या खेल करने वाले मुकेश सहनी? देखिए, मुकेश सहनी अपनी ताकत का एहसास तो करवाना चाहते हैं और ताकत का एहसास दोनों गठबंधन को करवाना चाहते हैं। अब कहिए कि बिहार में एनडीए नहीं है, बिहार में बीजेपी है, तो बिहार में बीजेपी को और महागठबंधन को, नीतीश कुमार और लालू यादव को, ताकि दोनों लोग मुकेश सहनी की ताकत को देखें। देखिए, मुकेश सहनी की ताकत से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जो उनकी राजनीतिक स्टाइल है उससे इनकार करता है। देखिए, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान हो, अगर 3 रीजनल पार्टियों के 3 बड़े नेता बिहार में रहे हैं और अगर ये सक्सेसफुल रहे हैं तो इसका कारण मानिए, इसका कारण ये था ना कि इनके पास इनका तो अपना वोट बैंक था, अपनी जाति का वोट बैंक था, उसके अलावा इन्होंने अपना वोट बैंक, दूसरा वोट बैंक भी तैयार किया। चाहे नीतीश कुमार ने एक विकास की पहचान बनाई तो अपने स्वजातीय का वोट बैंक तो था ही, उसके बाद जो जनता जो बिहार में चेंज चाहती थी उसका वोट बैंक भी उनके पास रहा है। यही हाल रामविलास पासवान का था, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया। सिर्फ पासवान वोट बैंक के सहारे नहीं चले, तमाम दलित समुदाय के नेता बने। लालू प्रसाद यादव वाई था, एम के नेता बने, तमाम पिछड़ी जातियों के नेता बने। मुकेश सहनी में समस्या क्या है? वो एकाएक सभी कुछ पाना चाहते हैं। बिहार भी मेरा हो जाए, यूपी भी मेरा हो जाए, फलना भी मेरा हो जाए, मैं बिहार का नेता मैं हो जाऊं, मैं केंद्र का नेता हो जाऊं, ये समस्या। झारखंड भी ये समस्या है। अभी मुकेश सहनी का अपना वोट बैंक है, लेकिन सिर्फ क्या उस वोट बैंक के सहारे मुकेश सहनी बड़े नेता बन जाएंगे? नहीं, यही मुकेश सहनी गलती कर जा रहे हैं। ताकत है, मुकेश सहनी के ताकत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक स्टाइल है या जो सोच की कमी है कि भैया पहले बिहार में तो एस्टेब्लिश हो जाइए, तब आप बाकी जगह दिमाग लगाइएगा, ये कमी है। तो इसलिए मुकेश सहनी अपनी ताकत का एहसास जरूर करवाना चाहेंगे, उम्मीदवार जरूर उतारेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला। ऐलान भी कर दिया, तब भी फायदा नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में तो प्रभाव माना जाता है, कुर्नी सीट है मुजफ्फरपुर की। नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, अभी लड़ाई जो है वो एक तरफा होगी महागठबंधन और बीजेपी के बीच। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, महागठबंधन अपना पूरा ताकत लगाएगा, क्योंकि जिसकी भी हार होगी ना वो एज ज्यादा ले लेगा, ये समझ लीजिए। और महागठबंधन जिस तरह से ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में अब एक भी सीट नहीं, बंगाल में 0, तो अब समझिए कि महागठबंधन के लिए चुनौती ज्यादा है। वहीं बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल है, क्योंकि वो कह रही है कि भाई नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा, हमारे सारे थे। तो लड़ाई जो है ना, देखिए जनता भी किसके पक्ष में जाती है? जिसके बीच में लड़ाई होता है, ताकत होता है। और सवाल यह भी है कि इस परसेप्शन को भी धराशायी करना है कि चूंकि लालू नीतीश साथ आ गए हैं इसलिए बीजेपी खत्म हो जाएगी या बीजेपी को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो ये लड़ाई जो है वो, और इतनी जल्दी तो बीजेपी किसी को कहने नहीं जा रही है कि तुम मेरे पक्ष में आ जाओ, तुम मेरे पक्ष में आ जाओ। तो ये लड़ाई जो है वो इन दोनों के बीच में है, बीजेपी बनाम महागठबंधन, और जिसके बीच में मजबूत लड़ाई होती है ना तो जनता उसी खेमों के बीच में जाती है। यह भी माने, चूंकि आपने कहा मुकेश सहनी उम्मीदवार उतारेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तीनों सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है इन 3 सीटों के लिए। तो जो चर्चा हो रही थी कि बीजेपी मुकेश सहनी को भी साथ लाने की कोशिश कर रही है, उनको भी मनाने की कोशिशें जारी है, बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच भी डील हो सकती है, तो अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हुई है या अभी तक बातचीत उस दिशा में नहीं बढ़ी है, तभी मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि अकेले लड़ेंगे? कोई बातचीत नहीं है अब से,
जी। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मीडिया में है, कोई बातचीत नहीं हुई है। अरे भैया पहले वही मैं कह रहा हूं, मुकेश सहनी ने क्यों कहा कि हम तीनों उम्मीदवार, एक तो बातचीत नहीं हुई है, ताकत का एहसास करवाना है कि हम जीतेंगे नहीं लेकिन हमारा वोट परसेंट भैया इतना है, वो पॉलिटिक्स ये देख लीजिए। अब जिसको साथ आना है कि मेरे वोट बैंक को देख के, उस हिसाब से मुझसे बार्गेनिंग कीजिए। तो अपनी हार पर फिर लड्डू बांटेंगे, जैसे बोचहा में बांटा, उनके उम्मीदवार हार गए लेकिन इसलिए लड्डू बांटे अपने। मुकेश सहनी शायद पहले ऐसे नेता है मेरी याद में। नहीं तो उस समय तो सीधे सीने पे खंजर भोंका गया था ना, बीजेपी ने भोंक दिया था, तो इसलिए वो लड्डू बांटे थे। लेकिन इस बार तभी मुकेश सहनी लड्डू बांटेंगे जब तीनों जगह पे ये दिखला देंगे कि भैया ठीक है मैं जीत नहीं पाया, आप लोग में से कोई भी जीता हो, दोनों मजबूत दल थे, एक गठबंधन था एक दूसरा दल था जिसकी लड़ाई हुई, लेकिन मेरा वोट परसेंट ये है। अगर वो वोट परसेंट नहीं रहा तब तो लड्डू नहीं बांटेंगे, एक कमरे में बंद हो जाएंगे। ला पाएंगे वो वोट परसेंट? कोशिश तो करेंगे, क्योंकि भाई किसी ना किसी गठबंधन का सहारा तो मुकेश सहनी को चाहिए ना। चलिए, मुकेश सहनी तो ऐलान कर दिया वो उम्मीदवार उतारेंगे, वो खेल करते रहे हैं, खेल बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, इसकी संभावना है। आरसीपी सिंह कोई फैक्टर हैं? आरसीपी सिंह न तो उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, न किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हैं। बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे पर्दे के पीछे रहकर या फिर सामने रहकर? देखिए, आरसीपी सिंह फैक्टर तभी हो सकते हैं आपसे जब बीजेपी अब खुलकर बैटिंग करना शुरू कर दे, या आरसीपी को कहे कि आप खुलकर बैटिंग कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको आरसीपी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पद देना पड़ेगा। आपको आरसीपी की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, लोगों के नजर में ये जाना चाहिए, एक परसेप्शन बनना चाहिए। अब आरसीपी बाबू जैसे नीतीश कुमार का झंडा धोते थे, नीतीश कुमार के बाद अगर जेडीयू में कोई था तो आरसीपी थे, वैसे ही आरसीपी के समर्थकों को या उनके स्वजातीय को ये लगना चाहिए कि भाई अब बिहार में बीजेपी का कोई झंडा धोएगा तो आरसीपी बाबू होंगे, तभी आरसीपी कोई फैक्टर हो सकते हैं। तब वैसे आरसीपी सिंह कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान पर लौटते हैं। चिराग पासवान मैदान में उतरेंगे, हेलीकॉप्टर उनका इस उपचुनाव में उतरेगा या नहीं उतरेगा? देखिए, अगर डील नहीं होती है बीजेपी से, किसी कारण बस मामला फंसता है, तब तो उम्मीदवार उतरने जा रहा है। उम्मीदवार उतरेगा? हाँ, लेकिन अगर डील हो जाती है तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या कहेंगे भाई 3 में 1 हमको दे दीजिए, 2 पे बीजेपी, कुछ भी मतलब तब वो सहयोगी दल वाली बात हो जाएगी। शर्तों की फहरिस्त थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, वो 4 शर्तें ठीक हैं, लेकिन इसमें से भी एक सीट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, आपको अपने जनता को भी दिखलाना है ना, अपने पार्टी को भी दिखलाना है ना। जो आज के डेट में चिराग पासवान का कोई वजूद ना होते हुए, चिराग पासवान के पार्टी में क्या है? सिंगल एक चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटा, एक सबसे बड़ी पूंजी है, एक चेहरा, एक युवा चेहरा जो मेहनत कर रहा है। लेकिन उसके अलावा क्या है? राजनीतिक अगर वजूद देखे तो चिराग पासवान एक सांसद है, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दी है जब तक ये मामला कोर्ट में निपट नहीं जाता है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता या जो जनता उन्हें समर्थन दे रही है, उससे भी तो चिराग पासवान को कुछ दिखलाना होगा। तो वो डील हो जाती है तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे, नहीं तो खुद की पार्टी के लिए। जैसे आज तक एक आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि गोपालगंज सीट की मैं बात कर रहा हूं। गोपालगंज सीट पर जो 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि सुभाष सिंह बहुत आसानी से ये सीट जीत गए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके निधन से सीट खाली हुई है। 35,000 का अंतर था हार जीत का। साधु यादव के सहारे भी कोई खेल हो सकता है? साधु यादव भी उम्मीदवार हो सकते हैं किसी पार्टी के टिकट पर? बसपा के टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़ा था। चर्चा तो है, मुकेश सहनी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे। चर्चा है, साधु यादव लगातार अभी गोपालगंज में कैंप भी किए हुए हैं, लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, साधु यादव एक ऐसे नेता हैं, जब लालू यादव से अलग हुए उसके बाद कई पार्टियों में वो गए, कांग्रेस तक में वो गए, लेकिन कहीं उन्हें सफलता नहीं मिली। तो लेकिन साधु यादव लोग ये भी जानते हैं, देखिए महागठबंधन से तो कोई मतलब ही नहीं है, बीजेपी भी साधु यादव के नाम पे मुहर नहीं लगाने जा रही है। हाँ, क्योंकि बीजेपी अभी इतनी बड़ी बदनामी नहीं चाहेगी। हाँ, परहेज है साधु यादव से, नहीं तो ये खेल होना रहता तो बहुत साल पहले भी हो गया रहता। अब रहा मुकेश सहनी की बात, तो हो सकता है कि मुकेश सहनी टिकट दे दे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मुकेश सहनी को दिखलाना है ताकत। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर मुकेश सहनी भी टिकट दे देते हैं या साधु यादव किसी भी पार्टी से खड़े हो जाते हैं, ठीक है आप कह रहे हैं कि 2020 में दूसरे नंबर पे आए थे, जीत का मार्जिन 35,000 का रहा था, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं अभिषेक
जो मेरी राजनीतिक समझ है कि अब बिहार की राजनीति जो है वो दूसरे दिशा में चल गई है। कांटे की लड़ाई अगर होनी है तो बीजेपी और महागठबंधन अब फिर से वही वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि ये उपचुनाव तय करेगा कि 2024 में बिहार में क्या होने जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस उपचुनाव का जो रिजल्ट होगा 2024 में वही दोहराया जाएगा, लेकिन ये कम से कम एक परसेप्शन होने जा रहा है, परसेप्शन होगा और मनोवैज्ञानिक होगा हारने वाले। तो इसलिए ये जो लड़ाई है ना, वो महागठबंधन एक तरफ नीतीश, लालू, तेजस्वी यादव और एक तरफ बीजेपी की पूरी जो सेना है उसके बीच की लड़ाई। अग्नि परीक्षा किसके लिए है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए कि नीतीश लालू के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है बिहार का उपचुनाव। आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और मुकेश सहनी की क्या भूमिका होगी उसको भी समझने की कोशिश कर रहे थे बिहार विधानसभा के उपचुनाव में। हमारे साथ न्यूज विंग के एडिटर और बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर थे। और इस चर्चा में इतना ही। अगर आपने 4 PM बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।